जैसे सेक्शन में और फिर उसको इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो ताकि वो यूजेबल हो। अच्छा, कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर आपको पता होगा। उसको कंपोनेंट जो आपके होते हैं ना, दो चीजों में डिवाइडेड होते हैं। एक तो डेफिनेशन कंपोनेंट्स की आपको पता चल गई कि वो चीज जो रीयूजेबल हो, मेंटेनेबल। बुरी बात है मनु, सबसे पहली चीज जो आती है ऐसा नहीं कर अपना कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स आपके दो स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होते हैं। एक चीज होती है आपकी ये, अरे फोकस क्यों नहीं करता ले भाई, कुछ याद आ रहा है? ये चीज क्वार्टर 1 में हमने बड़ी एक्सटेंसिवली अरीशा नहीं कर, बुरी बात कि नहीं याद आ रहा? ये चीज हमने क्वार्टर 1 में बड़ी एक्सटेंसिवली की थी। और एक चीज हमने की थी नहीं लाऊंगी, रिटर्न स्टेटमेंट। ये दो चीजें हमने क्वार्टर 1 में बहुत की है। तो कंपोनेंट्स का जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना, जो दो चीजों में डिवाइडेड होता है। एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, दूसरा इस रिटर्न स्टेटमेंट के बाद आप लगाते हैं एक राउंड रेफरेंस और यहाँ पे आप लिखते हैं अपनी HTML। ये डिफ का टैग मेरी HTML ही है ना, नहीं कर ये डिफ का टैग HTML का है या Next.js का कॉन्सेप्ट है? HTML का है। तो आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो दो चीजों में डिवाइड होते हैं। एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, दूसरी आपकी HTML। अब आपने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन पढ़े थे क्वार्टर 1 में, उसके क्या क्या फायदे थे? वो रीयूजेबल होता है, मेंटेनेबल होता है और इजी टू हैंडल होता है। तो भाई जब ये भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है तो इसके भी वही फायदे। कंपोनेंट्स की दो चीजें होती हैं, दो तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं किसी को। कि कंपोनेंट्स, एक तो वो चीज कि जब आप अपने सेक्शंस को या अपनी HTML को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करते हो। दूसरी चीज कंपोनेंट्स कुछ नहीं होता, सिर्फ जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन और HTML का मिक्सचर होता है। ये रहा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जो मैंने हाईलाइट किया और ये डिव है आपकी HTML। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख लिया माय नेवबार। ठीक है, मैं ब्राउजर में आया, ये मेरी क्रिएट नेक्स्ट ऐप है, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं क्या मसला दिख नहीं रहा। क्या नहीं किया? एक्सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट नहीं किया, सॉरी। तो जो चीज इंपोर्ट होती है वो एक्सपोर्ट भी तो होती है। तो भाई जब आप नेवबार बनाते, कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं उसको आप एक्सपोर्ट भी करते हैं। सही है, आपने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेवबार। अच्छा, अब एक जरूरी चीज, डिफॉल्ट ये नेवबार, ठीक है, ये मुझे एरर क्यों दे रहा है? कैन नॉट फाइंड नेम नेवबार, डिड यू मीन नेवबार? केस सेंसिटिविटी हमने पढ़ा था ना क्वार्टर 1 में कि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप लोगों के लिए ये नेवबार भी बिल्कुल सेम है, ये नेवबार भी बिल्कुल सेम है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए एंड टू बी मोर प्रिसाइज टाइप स्क्रिप्ट के लिए ये दोनों नेवबार अलग अलग है। केस सेंसिटिविटी का एक सेंटेंस में मतलब ये होता है कि भाई स्पेलिंग जैसी डिफाइन की है वैसी ही लिखो। भाई मैंने यहाँ अली इस तरह लिख लिया, फिर इस तरह लिख लिया, आप लोगों के लिए ये सेम है, हम सबके लिए एज अ ह्यूमन बीइंग ये सेम है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए, मशीन के लिए ये दोनों चीजें अलग अलग है। उसको नहीं पता कि भाई, उसको लग रहा है कि वो ऊपर वाला अली जो है वो दूसरा रेफरेंस है, नीचे वाला अली दूसरा। रेफरेंस भी आसान लफ्जों में वेरिएबल है, सही है, लेकिन यहाँ पे हमें जो स्पेलिंग यहाँ डिफाइन की है एग्जैक्ट सेम यहाँ लिखनी पड़ेगी। अब देखिए मेरा एरर चला गया। और दूसरी चीज, ये जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं ना, अभी आप बिगिनर है तो एक रूल बना लो,
या चले छोड़िए, आप तो कर रहे होंगे तो इसमें जाने लगे, कंफ्यूज ना हो जाए। सही है, तो ये करेंगे बस। अच्छा, आप लोगों ने रिएक्ट के ऊपर तो थोड़ा बहुत काम किया हुआ होगा। यस। तो रिएक्ट में हमने देखा था कि हम कंपोनेंट्स के थ्रू ही काम करते हैं, ऐसे ही है ना। तो उसका रीज़न या उसकी हमारे लिए क्या इजीनेस होती है कि हमारा जो कोड है वो समराइज रहता है। ऐसे ही यानी कि हमें कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट में हम डिफरेंट अपने पेजेस बना लेते हैं। तो अगर आप इसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो करेंगे एज अ बिगिनर जैसे सेटिंग का, तो आप लोगों के लिए अभी इजी ये रहेगा कि एक कंपोनेंट के अंदर आपके सारे जितने भी डिव हैं या जितने भी आपके पेजेस हैं, जैसे नेव बार हो गया या आपका हीरो सेशन हो गया या आपके फुटर हो गया, तो इन सब का क्या होगा आपके लिए वो मेंटेन करना ईजी हो जाएगा। तो अगर अभी आप इनिशियल लेवल पे इस तरह काम करेंगे तो आपका कोड मेंटेन भी रहेगा और आप लोगों के लिए ईजी भी रहेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे अभी भी रेंडर नहीं हो रहा, कंपोनेंट बना लिया, उसको एक्सपोर्ट करा दिया, उसको इंपोर्ट भी तो करना है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे होम पेज पे वो दिखे, तो इसको मैं page.tsx जो कि मेरा होम पेज होता है या मेरा एंट्री लेवल पॉइंट होता है, वहाँ मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले नहीं कर। मैं लिखूंगा, चुप रहे। एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे नहीं लिखूंगा मैं चाहिए। इंपोर्ट नेव बार। ये वही नेव बार है या वही स्पेलिंग है जो यहाँ पे लिखी हुई है। सही है, इंपोर्ट नेव बार। सबसे पहले इंपोर्ट का कीवर्ड, फिर कंपोनेंट का नाम, यहाँ पे फ्रॉम, कि भाई इंपोर्ट करो कहाँ से। अब मैं लगाऊंगा डबल कोट्स और यहाँ पे मैं लगाऊंगा ./component/नेव बार। ये कंपोनेंट्स का मैंने एक फोल्डर बनाया था यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बनाया हुआ है। ये वही कंपोनेंट है और ये वही नेव बार है जो यहाँ पे इंपोर्ट होगा। अच्छे ./ के है, ये HTML का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को HTML में एंकर टैग पढ़ना आता है या यूज करना आता है तो उसको पता होगा कि ये क्या होगा। ठीक है, इंपोर्ट नेव बार फ्रॉम कंपोनेंट का URL। इसके बाद मैं इसको रेंडर भी तो करूंगा। अच्छा, अभी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा। क्या था? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रेंडर करना पड़ेगा। ये जो मैं वोकैबुलरी यूज कर रहा हूँ ना, रेंडर करना पड़ेगा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कंपोनेंट, HTML का स्ट्रक्चर, ये सारी है वोकैबुलरी। ये वोकैबुलरी आपके जहनों में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कल को जब आप इंटरव्यूअर को सवालों के जवाब दोगे या यहाँ पे आके जब कोई अटेम्प्ट करोगे तो ऑफ कोर्स आप जो है इन वोकैबुलरीज को पहचान होनी चाहिए। इन वोकैबुलरी से आपकी पहचान होनी चाहिए, तभी अटेम्प्ट होगा, वरना नहीं आपको समझ आएगा। ठीक है, रेंडर क्या होता है भाई? कोई भी चीज आपको ब्राउजर पे एक्सपोज करनी हो ना, ठीक है, एक्सपोज मतलब दिखानी हो, कोई भी चीज आपको ब्राउजर पे रेंडर करवानी हो, एक्सपोज करवानी हो, दुनिया को दिखानी हो, ये मैंने सिंपल नाम लिख दिया। अब मैं यहाँ मेरा नाम लिखा आ गया। इट मीन्स मैं अपना नाम यहाँ पे रेंडर करवा रहा हूँ, यानी दुनिया को दिखा रहा हूँ, यानी एक्सपोज कर रहा हूँ। तो कोई भी चीज आपको अपने ब्राउजर पे दिखानी हो, ऑफकोर्स हम ब्राउजर के थ्रू दिखाएंगे ना, और कैसे दिखाएंगे? ठीक है, यूजर तो हमारा ब्राउजर ही ओपन करेगा। कोई भी चीज हमें ब्राउजर पे दिखानी हो अपने यूजर को, उसको हम रेंडर बोलते हैं। तो अब मुझे अपना कंपोनेंट यहाँ रेंडर कराना है, यानी ब्राउजर पे लाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? अच्छा, अभी जैसे कि ब्राउजर पर रेंडरिंग का बताया, तो देखिए हमारे पास तो बहुत सारा कोड और भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें लाइन नंबर 2 में हमारे पास एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा हुआ है, फिर हमारे पास होम लिखा हुआ है, रिटर्न लिखा हुआ है, लेकिन ये सब कुछ नहीं आ रहा। हमारे पास सिर्फ क्या रेंडर हो रहा है?
सिर्फ सर का नाम प्रिंटर हो गया जो कि हम दिखाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा कोड बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, नंबर ऑफ लाइन्स का होता है, लेकिन हमें रेंडर वही करना होता है जो हम देना चाहते हैं अपने यूज़र को। अच्छा, अगर अभी आप लाइन नंबर 1 में देखें तो ये हमने इसको इंपोर्ट तो करवा लिया, यहाँ पर वहाँ से एक्सपोर्ट भी करवा लिया और यहाँ पे इंपोर्ट भी करवा लिया, लेकिन अभी तक रेंडर नहीं हुआ। तो अगर आप यहाँ पे देखें इसको तो ये भी हाईलाइट भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऐसा ही है ना, बिल्कुल डिम उसमें आ रहा है, लाइट में आ रहा है, हाईलाइट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हमने लिख तो दिया, इंपोर्ट तो करवाया, लेकिन अभी तक फंक्शनैलिटी में नहीं है। तो जैसे ही हम इसको अब अपने डेव में जाके लिखेंगे या हम जैसे इसको यहाँ पे अपने एक्सपोर्ट के वाले फंक्शन में जाके लिखेंगे, तभी वो हमारे पास क्या होगा, वो हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि वो बताएगा फंक्शनैलिटी में आ गया। अभी आप देखें सारे अभी लिखेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं इसको करता हूँ रेंडर, यानी ब्राउजर पे एक्सपोज, क्योंकि ताकि ब्राउजर को दिखे तो दुनिया को दिखे। अब इसको रेंडर करने का एक तरीका है, मैं लिखूंगा लेस देन और अपने कंपोनेंट का नाम। मेरे कंपोनेंट यहाँ किस नाम से इंपोर्ट हो रहा है, नेवबार के नाम पे। यहाँ पे आके मैंने लिख दिया नेवबार स्पेस फॉरवर्ड स्लैश ग्रेटर देन। इस तरह हो जाएगा मेरा कंपोनेंट या कोई भी कंपोनेंट रेंडर। याद रहे रिएक्ट जेएस का या नेक्स्ट जेएस का कंपोनेंट रेंडर कराने का एक तरीका होता है, वो आप इस तरह कराते हैं, आप इस तरह नहीं करा सकते। देखिए, आपको पहला लेटर जो है वो कैपिटल रखना लाजमी है, वरना वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। सही है, देखिए इसका कलर भी चेंज है और इसका ऑफकोर्स यहाँ पे आप इस तरह इसको लिख रहे हैं तो एक आपको एरर भी आ रहा है। इसको मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माय नेवबार। अब आप मुझे बताइए क्या ये रेंडर हो जाएगा? यस। देखिए ये मेरे पास लोकल होस्ट 3000 पे नेवबार रेंडर हो, ठीक है, वेरी नाइस। अब मैं आता हूँ नेवबार में। अब हम शुरू करते हैं अपनी कोडिंग यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले मैं एक टैग लगाता हूँ यहाँ पे नेवबार। अब हम करते हैं यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स यूज, और हमारा इस वक्त एम क्या है कि हमने जो यहाँ पे ये नेवबार बनाया ना, इसको देखें हम किस तरह से बना सकते हैं। सिंपल, अभी हम बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे, यहाँ कोई इमेज वगैरह हेडिंग यूज नहीं करेंगे। अभी सिंपल हम फ्लेक्स बॉक्स को इस्तेमाल करके यहाँ पे अपना काम करेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे नेवबार में। नेव का टैग HTML का टैग है, इसके अंदर मैं सबसे पहले लगाता हूँ एक अलग और डिव, ताकि मेरा लोगो बने। सबसे पहले मैं लोगो बनाऊंगा। भाई मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ है, लोगो ही है। ऑफकोर्स मैं लोगो से ही शुरू करूँगा। यहाँ पे मैंने एक HTML की डिव ले ली। सिंपल, अभी कुछ नहीं करेंगे, बैकग्राउंड कलर से हम इसका लेआउट देखेंगे बस। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अब मुझे इसको क्लास देनी है। यहाँ पहले क्या होता था, आप क्लास लिखते थे, लेकिन जब आपको रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में क्लास लगानी होती है तो आप क्लास नेम लिखते हैं, ठीक है, कैमल केस। आपने यहाँ पे क्लास नेम लिखा और यहाँ पे सबसे पहले एक अलग जो है वो आपने एक क्लास लिख दी। अभी हम सिर्फ बैकग्राउंड कलर पे काम करेंगे, कोई यहाँ पे इसका एक्चुअल डाटा इनपुट नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा बीजी मतलब बैकग्राउंड। टेलमेंट CSS की ये क्लास है। कैसे मिलेगी, मैं इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आऊँगा, टेलमेंट CSS, या मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ टेलमेंट CSS बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैं इस डॉक्यूमेंटेशन पे आ चुका। ठीक है जी, ये मेरे पास टेलमेंट CSS की
कुछ क्लासेस है। देखिए यहाँ बैकग्राउंड कलर लिखा आ रहा है, यूटिलिटी फॉर कंट्रोलिंग एंड एलिमेंट्स बैकग्राउंड कलर। एलिमेंट मतलब HTML के टैग का अगर आपको बैकग्राउंड कलर हैंडल करना है तो आप यहाँ से करेंगे। हमने क्या देखा था, टेलमेंट CSS प्री डिफाइंड क्लासेस आपको देता है। प्री डिफाइंड मतलब पहले से उसने लिख दी है, आप बस उसको यूज करना। जब आप इस डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे ना, जो कि आपको आना भी चाहिए, यहाँ पे क्लास लिखी हुई है, प्रॉपर्टीज लिखी हुई है और इसका आउटपुट भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कलर्स के कुछ नाम है, या ये टेलमेंट CSS की आप क्लासेस कहेंगे। ये टेलमेंट CSS की कुछ क्लासेस हैं। यहाँ पे इसकी CSS प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई है कि भाई आप अगर इस टेलमेंट CSS की क्लास को यूज करोगे, ठीक है, आप टेलमेंट CSS की इस स्पेसिफिक BG ब्लैक की क्लास को यूज करोगे तो बैकग्राउंड में इसकी ये CSS चलेगी और इसका आउटपुट कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे अब अपना काम करूँगा। मैंने लिखा BG ब्लैक, ठीक है, BG ब्लैक मैंने लिख दिया। सॉरी, यहाँ पे मैं आया और अभी मुझे कोई आउटपुट नहीं दिखेगा, क्योंकि जब तक आप डिफ को, इस डिफ के एलिमेंट को कोई हाइट और विड्थ असाइन नहीं कर देना, ये विजिबल नहीं होगा। सही है, मैंने यहाँ पे लिखा BG डैश ब्लैक स्पेस H जब भी आप लगाएंगे ना H और डैश, ये होगी आपकी हाइट की क्लासेस। यहाँ पे मैंने इसको सिंपली हाइट असाइन कर दी H6। सही है, अब आप देखें मैं जैसे ही इस पे होवर किया ना अपनी क्लास पे, होवर मतलब जैसे मैं माउस ले गया, देखिए आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, जिसको CSS आती है वो इससे फेमिलियर होगा कि भाई जब भी आप CSS में क्लास डिफाइन कर दो तो इस तरह डॉट लगाते हो, क्लास का नाम लिखते हो और बीच में अपनी प्रॉपर्टी लगाते हो। यहाँ देखिए लिखा हुआ है हाइट 24 पिक्सल, अभी बीच में 1.5 रैम क्या लिखा है उसको छोड़ दो। हाइट 24 पिक्सल मींस इस डिव की जो हाइट होगी भैया वो होगी 24 पिक्सल। ये H-6 क्या है, टेलमेंट CSS की प्री डिफाइंड क्लास है। प्री डिफाइंड मतलब पहले से टेलमेंट CSS ने लिख के दे दी है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ। अब इसको मैं विथ भी दे देता हूँ, मैंने लिखा with-6, मतलब वही इसमें जैसे ही मैं बैकग्राउंड अपना माउस ले गया तो देखिए पहले हाइट लिखा रहा था, अब विथ लिखा रहा है। यहाँ पहले H था, W था, इसका मतलब H जो है वो हाइट के लिए, W जो है वो विड्थ के लिए, विद 24 पिक्सल। अब जब मैं आता हूँ, होपफुली अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो देखें मेरे पास एक ब्लैक कलर का बॉक्स आ रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स ये मेरे लोगो से मैच नहीं कर रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हाइट इसकी कम करके 2 कर देता हूँ और इसकी विड्थ यहाँ से 6 से जो है वो मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो गलत कर दिया, विड्थ इसकी 10 करनी चाहिए थी, हाइट इसकी वो रख के देखते हैं। ठीक है, अभी भी ज़्यादा आ रही है, हाइट -2 इस तरह। सही है, तो ये जो है वो मेरा एक तरह से लोगो बन गया। अब आप पूछेंगे भाई लोगो तो बना लिया, अभी सिर्फ हम लेआउट पे बात करेंगे, किस तरह हम लेआउट के बेसिस पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। सही है, मैंने इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब क्या होगा कि मैं यहाँ पे, आप कहेंगे कि भाई लोगो तो बन गया, लोगो तो बन गया, लेकिन ये जो बैकग्राउंड में एक ब्लू डिव आ रही है वो तो आई नहीं, वो कैसे आएगी? ऑफ कोर्स ये आएगी मेरे इस नेव के टैग से। ये डिव का टैग मेरे लोगो का टैग है, ये नेव का टैग ये मेरी एक्चुअल डिव है जिसमें हर चीज कंटेन होगी। तो यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ क्लास नेम, और इसको मैं एक यहाँ पे एक BG blue 600 एक चीज आपने नोट की, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, जब मैंने BG blue 600 BG blue दिया यानी बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया तो मैंने यहाँ 600 भी लिखा, लेकिन जब मैंने ब्लैक कलर असाइन किया तो मैंने यहाँ कोई वैल्यू नहीं लिखी। वो इसलिए क्योंकि वाइट और ब्लैक के अलावा
जब भी आप कोई कलर असाइन करते हैं ना तो आप वैल्यू के साथ करते हैं, सही है? आई रिपीट, ब्लैक और व्हाइट के अलावा जब भी आप कोई बैकग्राउंड कलर असाइन करते हैं आप उसको वैल्यू असाइन करते हैं। वो वैल्यू क्या होती है? 100 से लेके 900 तक हो सकती है। अच्छा, ये होती हंड्रेड्स में, ये राउंड फिगर है, यानी 100 होगी, 200, 300, 400 और 900 तक ये जाएगा। आप बीच में ऐसे कोई रैंडम वैल्यू असाइनमेंट कर दीजिएगा 468, 942, तो ये नहीं चलेगा। देखिए मैंने असाइन किया, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ से कलर भी चला गया। अब मैं इसको 600 कर देता हूँ, ये चल जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि व्हाइट और ब्लैक के अलावा जो भी असाइन करते हैं उसको आपको इस तरह लिखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और मेरे पास यहाँ पे एक ब्लू कलर की डिव जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर आ गया, ब्लू कलर की मेरी बैकग्राउंड देखो, तो यहाँ मेरा एक लोगो आ गया। लोगो के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या चीज है? एक हेडिंग है, सही है? मेरे पास क्या है यहाँ पे? एक हेडिंग है, ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? मैं बहुत तेज नहीं करूँगा, सही है? स्पीड मेरी ज्यादा तो नहीं है? चलो नाइस। अच्छा, किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? पक्की बात है, नाइस। अब मैंने लोगो बना लिया, यानी लोगो का मैंने लेआउट, इसकी एग्जिस्टेंस क्या होगी, वो मैंने कितनी होगी वो मैंने डिफाइन कर लिया। अब इस हेडिंग पे बात आई। अब भाई हेडिंग की बात आ गई, अब हेडिंग से क्या करूं? तो मैं यहाँ पे इसको हमने 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया div इसको भी मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस तरह इसको लिखा BG डैश ऑरेंज डैश 600। ऑफ कोर्स ये विजिबल नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि डिव को जब तक आप हाइट में असाइन ना करें ये आपको विजिबिलिटी का इशू रखेगी। आपने लिखा है हाइट डैश फॉर एग्जांपल 2 कर देते हैं, हमको सेम हाइट चाहिए, और विथ इसको दे देते थोड़ी सी ज्यादा 20 कर देते। ठीक है, अब देखें ये मेरे पास हेडिंग भी आ गई, सही है। लेकिन एक मसला है भाई, हमारी तो हेडिंग यहाँ एक लाइन में आ रही है, सही है। यहाँ पे इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ वो तो अलग अलग लाइन में आ रहा है। ये क्या माजरा है? अब यहाँ पे रोल शुरू होता है फ्लेक्स का, सही है। फ्लेक्स बॉक्स अभी हमने डिस्कस किया, सबसे पहले उसके पास 12 कॉलम है। फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है? आपके लेआउट को अलाइन करता है। ठीक है, क्या करता है? आपके लेआउट को अलाइन करता है। ये फ्लेक्स की क्लास अब मुझे लगानी पड़ेगी। एक बात हमेशा याद रखें, अब इस कोड को थोड़ा सा देखें। ये मेरी एक डिव है, ये दूसरी डिव है, ये दोनों इस नेफ के टैग के बीच में आ रही है, ऐसा ही है। ये दो डिव्स हैं, ये नेफ के टैग्स के बीच में आ रही हैं। अब मुझे लगानी पड़ेगी अब फ्लेक्स की क्लास। एक बात को याद रखें, ये फ्लेक्स की क्लास हमेशा और हमेशा पेरेंट एलिमेंट में लगती है। आई रिपीट, फ्लेक्स की क्लासेस हमेशा और हमेशा पेरेंट एलिमेंट में लगती हैं। पेरेंट का मतलब जो सबसे आउटर, ये जो नेफ का टैग है ना भाई, ये होगा आपका पेरेंट एलिमेंट। और फ्लेक्स की क्लास हमेशा और हमेशा, चले छोड़ो इसको बाद में करेंगे जब इसका टाइम आएगा, अभी कॉम्प्लेक्स होगा। अब मुझे लगानी है फ्लेक्स की क्लास।
ये नेव क्या है, पेरेंट एलिमेंट है, ये div क्या है, चाइल्ड एलिमेंट है। मुझे क्या करना है, इस ब्लू कलर की div में जो मेरी नेव का टैग है, इन दो divs को एक लाइन में लाना है, सही है। तो मैं इस ब्लू कलर की div पे एक ऐसी क्लास लगाऊंगा जिससे ये दोनों इनर divs या चाइल्ड divs एक लाइन में आ जाएंगे, सही है। वो क्लास है इस वक्त मेरे पास सिंपल फ्लेक्स, इस तरह से, सही है। यहाँ पे मैंने फ्लेक्स को लिख दिया। अब यहाँ पे जब मैं होवर करूंगा ना, यानी अपना माउस ले जाऊंगा, तो देखो ये वही चीज है जो अभी हमने देखी थी हाइट और विड्थ के लिए। इसका मतलब मैंने जैसे ही फ्लेक्स की क्लास लगाई, इस पे डिस्प्ले फ्लेक्स की जो CSS की प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो गई। अब मैं आता हूँ, देखता हूँ अगर कोई गलती नहीं की है तो शायद वो दोनों डिव्स एक लाइन में आ रही होंगी। अभी जैसे ही मैंने फ्लेक्स की क्लास लगाई, ये मेरा लोगो की डिव यानी मेरी ब्लैक कलर की डिव और मेरी ये ऑरेंज कलर की यानी हेडिंग की डिव एक लाइन में आई। इसको दोबारा से देखते हैं, मैंने फ्लेक्स की क्लास रिमूव कर दी, सही, कोई फ्लेक्स की क्लास नहीं है। ये दोनों इस तरह से ऊपर नीचे आ गए, जो डिव का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि वो ऊपर नीचे आएगा। लेकिन अगर मुझे इसको सेम लाइन में लाना है, सेम लेआउट में लाना है, तो इस तरह से मुझे फ्लेक्स की क्लास यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट पता है ना क्या होता है? Yes. जो पूरी स्पेस ले रहा होता है, ऐसे ही है। तो जब तक हमने फ्लेक्सी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की थी यहाँ पे, और जब हमने दो डिव बना ली यहाँ पे, पहले तो हमारे पास सही आ गया था, हमें लगा था ठीक है काम सही चल रहा है, इनलाइन आ गया था। लेकिन वो भी इनलाइन नहीं था। जो हमने लोगों के लिए स्पेस दिया था, जो हमने लोगों को डिव बनाया था, डिव वो भी इनलाइन नहीं था, वो ब्लॉक एलिमेंट था। ब्लॉक एलिमेंट मतलब कि वो पूरी विड्थ उसकी मैं तुझे एक वीडियो दिखाती ले रहा था, यानी पूरी स्पेस दिया था उसकी विड्थ की, तो ये ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो जैसे ही हमने फिर एक और डिव बनाया जिसमें हमारी हेडिंग आ रही थी, तो उसने क्या किया, उसको ब्लॉक एलिमेंट के थ्रू तो नीचे कर दिया। लेकिन अच्छा, इसको हम वैसे भी सेट कर सकते हैं इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के थ्रू, लेकिन हमें बेसिकली काम क्या करना है, फ्लेक्स यूज़ करना है ताकि हमारा पूरा लेआउट फ्लेक्स के थ्रू बन जाए। तो फिर जैसे ही सिर्फ हमने डिस्प्ले फ्लेक्ट किया ना, डिस्प्ले हमारे पास इनलाइन भी होता है, इनलाइन ब्लॉक भी होता है डिस्प्ले में। अगर आपने CSS यूज़ किया होगा, डिस्प्ले अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास इनलाइन भी आता है, इनलाइन ब्लॉक भी आता है, ब्लॉक भी आता है। तो ये इनलाइन ब्लॉक हुआ है आपके पास, लेकिन किसकी हेल्प के थ्रू हुआ है, फ्लेक्स के थ्रू हुआ है। जैसे हमने फ्लेक्स की डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ की, हमारे पास ये इनलाइन हो गया। अब जितने भी हम डिव बनाते जाएंगे इसके अंदर, वो क्या होंगे, हमारे पास इनलाइन होते हुए जाएंगे। इनलाइन मतलब ये कि वो इनलाइन ब्लॉक मीन्स उतनी स्पेस लेगा जितनी आपने उसको विड्थ दी है। अगर आपने विड्थ इसको 6 दी है तो ये 6 की ही स्पेस लेगा, 7 की स्पेस नहीं लेगा। अगर आप विड्थ 7 देते इसको तो ये 7 की स्पेस लेता, 8 की स्पेस नहीं लेता। तो यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट ये हो गया कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले में सिर्फ फ्लेक्स लगाया आपने, और आपका जो था पूरा जितने भी आगे डिव बनाएंगे आप उसको सारे नैवबार के अंदर आपके सब इनलाइन ब्लॉक में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ये लेआउट देख रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, अपनी जो नेव की है ना, अपनी नेव का जो एलिमेंट है उसको भी एक अलग हाइट दे देता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये मेरा एक मेन नेव बार है, इसके नीचे मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास दो एलिमेंट्स है, लोगो और हेडिंग, ठीक है। अभी हम बिल्कुल सिंपल कलर असाइन करके काम कर रहे हैं। कुछ इसमें जो है वो अपना कंटेंट इनेबल एंटर नहीं कर रहा है, सही है। अब देखें, ये जो मेरे पास ये डिव है, बल्कि काम करके इसको आगे ले जाओ। अब मेरे पास क्या एक एजेंट है, क्या माइलस्टोन है, 2 माइलस्टोन अचीव हो, बल्कि 3। एक नेव बार बन गई ब्लू कलर की जो एलिमेंट्स को कंटेन करेगी, पहला माइलस्टोन। दूसरा माइलस्टोन एक लोगो का एलिमेंट भी बन गया। तीसरा माइलस्टोन हेडिंग भी आ गया। जब भी आप एक लेआउट बनाते हैं ना, इसी तरह चीजों को ब्रेक करते हैं। अब आप एक चीज नोट करें, हम किस तरह काम कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट को पिक कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट को उठा रहे हैं
और उसको कोड कर रहे हैं, उसकी क्लासेस अप्लाई कर रहे हैं। जब भी काम होता है, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन निकालना होता है, चाहे वो इस तरह के लेआउट्स हो या कोई भी जावास्क्रिप्ट का आपको फंक्शन लिखना, प्रोग्रामिंग का एक उसूल है। आप अपनी चीज़ को, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मैंने सबसे पहले एक नैवबार बनाया। मेरी प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, मुझे एक नैवबार बनाना। अब ये नैवबार ऐसी बात है, मैं एक साथ तो लिख नहीं सकता, तो मैंने इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले मैंने कहा अच्छा भाई नैवबार है, ये एक बैकग्राउंड कलर में आ गया, यानी एक ऐसा एलिमेंट है जो इन सबको कंटेन किया हुआ है। तो मैंने सबसे पहले एक ब्लू कलर की आपके सामने डिव कर एक माइलस्टोन चीज़ों को ब्रेक करके मैं चल रहा। फिर मेरे पास एक लोगो का माइलस्टोन था कि भाई लोगो बनाओ, तो सिंपल फिर मैंने लोगो बनाया। जब मैं लोगो बना रहा था, मेरा जो फोकस था सिर्फ लोगो के ऊपर, ये मुझे लोगो किस तरह बनाना है, मैंने किसी और दूसरी चीज़ पे फोकस नहीं करा। फिर मैंने यहाँ पे एक हेडिंग को लिख दिया। छोटी छोटी चीज़ों में मैं अपने माइलस्टोन को, एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे माइलस्टोन में मैं जो है वो तोड़ रहा, ब्रेक कर रहा। अब मेरे पास एक चीज़ आती है यहाँ पे नेविगेशन लिंक्स की। ऐसा ही है, नेविगेशन लिंक्स ही है ना यहाँ पे, होम, अप्लाई, जॉब, रिजल्ट। अब मैं काम करता हूँ सिंपल, आपको पता होगा एक और डिव बनेगी यहाँ में। अब एक डिव बनी जो यहाँ पे जिसको HTML आता है उस चीज़ में रिलेट कर रहा हूँ, और आई होप कि यहाँ सभी को आता है। आपने यहाँ पे आपको इसको भी कंटेन कराना है, तो डिव का टैग आपने लगा दिया। डिव का टैग क्या करता है, सिंपली एलिमेंट्स को ग्रुप करता है। यहाँ पे मैंने इसको ग्रुप करवाना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक डिव। इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे कितने लिंक्स हैं, 1 2 3 4 5 लिंक्स हैं। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे 5 चाइल्ड एलिमेंट्स बना, मैंने लिखा डिव और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास में। सही है। सपोज करें ये एक होम है, इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे इसको बैकग्राउंड लगा देता हूँ BG -red -600 बन सकता है। चलिए URL ऐसे बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक UL लिख दिया। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसका एक चाइल्ड टैग होता है LI, जिसका मतलब होता है लिस्ट आइटम। तो मैंने यहाँ पे 5 UL LI बना लिए। इसको अभी मैं सिंपली बैकग्राउंड कलर के थ्रू ही लिख लेता हूँ। 600 हाइट डैश, जो लोगो है वो क्या? ठीक है। अब इस तरह से मेरे पास ये आ गया। अब मुझे एक बात बताएं, ये तो हो गई थोड़ी सी गड़बड़। भाई हमने तो डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई किया हुआ है अपने पेरेंट एलिमेंट पे, तो इसके बाद जब मैं UL LI लिख रहा हूँ तो ये क्यों एक लेआउट में नहीं आ रहा? इसके पेरेंट एलिमेंट में लिखेंगे। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अब समझे हम यहाँ पे हुआ क्या, कोड को देखे समझे। ये जो LI है ना, ये है मेरे नेविगेशन लिंक्स, होम, अबाउट वाला। मुझे इसको भी एक लाइन में लाना है। जैसे मेरी डिव्स आ रही हैं, आपकी जो फ्लेक्स बॉक्सेस है ना, हमने क्या डिस्कस किया, फ्लेक्स की क्लासेस कहाँ लगती है, हमेशा पेरेंट एलिमेंट में लगती है। आपके ये जो डिव्स थे ना, इसका पेरेंट तो ये नेव का लिंक था, सॉरी नेव का एलिमेंट था। आई रिपीट, आपके जो ये डिव्स थे, एक लोगो का डिव और एक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सब टाइटल का डिव। इन दो डिव्स के पेरेंट तो ये थे, लेकिन ये जो आपके LI है ना, इसका पेरेंट ये नेव नहीं है, इसका पेरेंट ये UL है।
आई रिपीट, भाई फ्लेक्स की क्लासेस हमेशा पेरेंट एलिमेंट पे लगती है, ये बात याद रख लो, ठीक है। मुझे जब इन दो डिव्स को एक लाइन में लाना था, इसका पेरेंट ये था, तो मैंने यहाँ फ्लेक्स लिखा, ये दो डिव्स एक लाइन में आ गई। अब मुझे इन एलआई को, जो कि मेरे ये 3 डिव्स हैं जो इस वक्त वर्टिकल आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, इसको मैंने एक लाइन में लाना है, तो इसके भी पेरेंट एलिमेंट पे मुझे फ्लेक्स की क्लास लगानी पड़ेगी। ये क्या चीज है? एलआई। इसका पेरेंट एलिमेंट कौन है? UL। ये यूएल। तो मुझे यहाँ यूएल में क्लास नेम की प्रॉपर्टी दे, सॉरी एट्रीब्यूट देके यहाँ फ्लेक्स की क्लास लगानी पड़ेगी। तो देखिए अब ये 3 चीजें, रेड, एक पहले एलआई का कलर रेड है, दूसरे का पिंक है, तीसरे का पर्पल है, ठीक है। रेड, पिंक, पर्पल एक लाइन में आ गए। किसी को कोई कंफ्यूजन है ये क्या हुआ यहाँ पे? नो सर। है तो भाई बेझिझक पूछ लो, बाद में मैं पूछ लूँ, नहीं बाद में मैं पूछ लूँ। जी सर, कलर चेंज कर दो इसका, UL1 का। सही है। और किसी का चेंज करना है? नहीं सही। ठीक है चले। एलआई हमेशा पेरेंट एलिमेंट पे जो है वो डेफ की क्लासेस, सॉरी फ्लेक्स की क्लासेस रखती है। मेरे यहाँ पे डिव है, डिव के अंदर एक और डिव है, इसके अंदर एक और डिव है, इसके अंदर एक और डिव है, और यहाँ 3 डिव है। मुझे बताएं इस डिव का पेरेंट एलिमेंट कौन सा डिव है? ये वाला, ये वाला, जी बिल्कुल। अगर मुझे इन 3 डिव्स को एक लाइन में लाना तो इस पे फ्लेक्स को लेना। अगर मुझे इस डिव को और इस डिव को एक लाइन में लाना है, इसका पेरेंट कौन है? फर्स्ट वाला। वेरी नाइस। तो इस तरह फ्लेक्स की क्लासेस लगेंगी। फिर ये डिव है, इसके अंदर एक और डिव है, अब इसका पेरेंट कौन है? अब इसका पेरेंट बदल गया, ये चाइल्ड से पेरेंट हो गया, इसमें फ्लेक्स की क्लास लगाएंगे। तो फ्लेक्स की क्लास भैया हमेशा और हमेशा पेरेंट एलिमेंट पे लगती है। अगर उसके चाइल्ड पे अलाइन करना है ना तो फिर लगे, हाँ इसी तरह खेलते हैं, हाँ यही होगा, ठीक है। अब ये मेरा एक नेविगेशन बार यहाँ पे तैयार हो गया, एक लोगो भी आ गया, हेडिंग भी आ गई, और 3 यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे, जैसे स्पेस अराउंड है या स्पेस बिटवीन है, या और कौन सी स्पेस है? स्पेस स्टार्ट है, स्पेस बिल्कुल स्टार्ट है, एंडिंग की सारी हमारे पास अवेलेबिलिटी है। अगर इसके बाद भी हमें थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है तो फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? मार्जिन पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी हमें थोड़ा सा स्पेस आगे पीछे करनी, सबको नहीं करना, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि हम फ्लेक्सी प्रॉपर्टीज को ही यूज़ करें अपने लिए, ठीक है। सही है अपने यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है? फ्लेक्स की ही कुछ मजीद क्लासेस लगानी है। अभी हमने अभी डिस्कस किया कि भाई जब भी फ्लेक्स की कोई क्लास लगेगी, चाहे इस तरह की हो या फ्लेक्स की ही कोई और मजीद क्लासेस हो, हमेशा पेरेंट एलिमेंट पे लगेगी। मेरे पास एक क्लास होती है यहाँ पे स्पेस देने के लिए, लेफ्ट टू राइट यानी हॉरिजॉन्टल स्पेस देने के लिए मेरे पास एक अलग क्लास होती है, जस्टिफाई डैश बिटवीन, दरमियान में, ये जस्टिफाई डैश बिटवीन। मैं इस पे माउस ले जाऊंगा तो इसके बैकग्राउंड में क्या अप्लाई होगा? जस्टिफाई कंटेंट, इसकी वैल्यू है स्पेस बिटवीन। आपको नाम से पता चले ये एलिमेंट्स को बीच में से स्पेस दे देगा। देखता हूँ अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरे पास वो देखिए चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए, बिल्कुल माइनर सा चेंज आ रहा है, सॉरी स्पेस आ रहा है। ये देखिए राइट, लेफ्ट लिफ्ट के राइट पे देखिए, ऑरेंज लिफ्ट के राइट पे देखिए, ऐसा ही है जी।